गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने मेरे संग की औरतें पाठ में हमें यह बताया है कि किस प्रकार से उनके ऊपर उनकी नानी, दादी माँ, बहन और मौसी का प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व था वो एकदम साधारण था और वो साधारण व्यक्तित्व में रहते हुए भी, परंपरागत तरीके से रहते हुए भी किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को निखारा, उसका वर्णन लेखिका ने इस पाठ में किया है कि किस तरीके से उनकी परदादी का उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा, उनकी माँ का, उन सब का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए। हम अपने पाठ 2 का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। इसमें लेखिका बता रही है कि मेरी एक नानी थी और उनको मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी, क्योंकि जो नानी माँ होती है, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वो कहानियां सुनाती है, लेकिन लेखिका की नानी थी, वो पहले ही गुजर गई थी, उसने उनको देखा नहीं था। इसलिए वो कह रहे कि हम जो दादी माँ होती है, तो नानी माँ होती है जो कहानियां सुनाती है, उसको उस अवसर का लाभ हम नहीं उठा पाए। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। लेखिका कह रही है जो कहानी भले न सुनी हो, कि हमने नानी से भले ही कहानी न सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी थी, यानी उन्होंने अपनी माँ के मुंह से नानी की अनेक बातें सुनी थी और बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। क्योंकि जब बच्चे होते हैं, वो छोटे होते हैं, तो उनको एक कहानी की तरह मान लेते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनको पता चलता है कि इस बात का क्या अर्थ है। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी यानी जो पर्दा करने वाली, घूंघट निकालने वाली। तो लेखिका बता रही है कि पहले तो हमने इतना ही जाना था कि मेरी नानी थी, वो पारंपरिक थी और अनपढ़ थी और पर्दा करने वाली थी, औरत थी, जिसकी पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कि जिनके पति थे वो शादी के तुरंत बाद ही उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, और जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वो लौटे, अपनी डिग्री लेकर लौटे, तो विलायती यानी विदेशी रीति रिवाज से अपनी जिंदगी है वो बसर करने लगे। अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार नहीं, किसके अनुसार? विदेशी विलायती रीति रिवाज से वो अपना जीवन है वो व्यतीत करने लगे। तो नानी के ने अपने रहन सहन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तो लेखिका बता रही हैं कि मेरे नाना के व्यक्तित्व में तो क्या हुआ, चेंज आ गया, उनका जीवन तो बदल गया, लेकिन मेरी जो नानी थी उनके रहन सहन में कोई भी बदलाव नहीं आया। वो पहले जैसी थी वैसी ही रहती थी। उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी नहीं किया। उन्होंने, लेखिका बताती हैं कि उनकी नानी की कोई इच्छा भी है या आकांक्षा भी है या उनकी कोई पसंद है या नापसंद है, इसका जिक्र उन्होंने अपने पति से कभी नहीं किया। स्टूडेंट, हमने जो ये अभी पैराग्राफ पढ़ा है,
इसमें से अपना प्रश्न बन रहा है कि लेखिका की नानी कैसी थी। तो लेखिका की नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। फिर दूसरा प्रश्न अपना बनता है कि लेखिका के जो नाना थे वो कहाँ चले गए थे। शादी के तुरंत बाद लेखिका के नाना है वो कहाँ चले गए थे। तो यहाँ से अपन अंडरलाइन करेंगे उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने दिलाए चले गए थे। यह अपने एक एक नंबर के प्रश्न जो बनते हैं उनको दृष्टि में रखते हुए यह महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फिर तीसरा प्रश्न अपना यह भी बन रहा है एक नंबर का कि कौन से विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री ली थी। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री ली थी उन्होंने। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री ली थी। यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पर जब कब उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर होना यानी बहुत बोलने वाली, मुंहजोर होना यानी जो बहुत बोलने वाली होती है उसके लिए आता है मुंहजोर। तो वो लेखिका बता रही हैं कि जब वह कम उम्र में ही नानी ने को ऐसा लगा कि उनकी मृत्यु उनके करीब है, तो जो उनकी जो 15 वर्ष की इकलौती बेटी थी यानी लेखिका की जो माँ थी उनको उनकी शादी की फिक्र हो गई और वो एकदम से मुंहजोर हो गई यानी मुंह से बोलने वाली, जो कुछ भी अपनी भावना को व्यक्त करने वाली उन्हें हो गई, क्योंकि जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी मृत्यु उनके करीब है। तब नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। तो उनको जब लगा कि उनकी मृत्यु करीब है तो उन्होंने क्या कहा, उनके लेखिका के नाना से कहा कि वो जो उनके जो दोस्त है जो स्वतंत्रता सेनानी है प्यारेलाल शर्मा उनसे मिलना चाहती है। सब दम हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। लेखिका की नानी से जब यह उन्होंने सुना कि वो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल से मिलना चाहती है तो सब लोग दंग रह गए, परेशान हो गए, हैरान हो गए कि अरे जिसने आज तक किसी मर्द से तो क्या अपने पति से भी खुलकर बात नहीं की, वो आज दूसरे मर्द से बात क्यों करना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। पर नाना ने सोचा कि वक्त की कमी है और जो मौका है वो एकदम से अपने हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बीवी से अपनी पत्नी से कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और सीधे अपने दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, यानी उसकी लेखिका की नानी के सामने पेश कर दिया कि आप जिससे मिलना चाहते हैं उनको मैं ले आया हूँ। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। लेखिका कह रही है कि अब जो नानी ने उनसे कहा वो भी और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आजादी के सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरे समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल की रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, मैंने उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही होगी। अब लेखक बता रहे हैं कि जब उन्होंने कहा
कि जब उन्होंने उनकी लेखिका की नानी ने जब उनसे ये सवाल कहा, उनसे ये कहा कि आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए आप ही वर तय करेंगे, और मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी किसी की शादी भी साहबों के फरमाबरदार यानी आज्ञाकारी, फरमाबरदार का अर्थ होता है, फरमाबरदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी से हो आप अपनी तरह है कोई आजादी का सिपाही ढूंढकर और उसकी शादी करवा दीजिएगा। तो लेखिका कहती है कि कौन कह सकता है कि ऐसी साधारण औरत जो न कभी बोलने वाली थी, उसके मन में भी देश के प्रति देशभक्ति की भावना का ऐसा जुनून होगा। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने नानी की जिंदगी में कोई दखल ही दिया नहीं, उससे साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। लेखिका बताती है कि इस बात से पता लगा कि उन्होंने जो मेरे नाना थे उनकी जो जीवन शैली थी उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं की, लेकिन उनके मन में भी आजादी का काफी ख्याल रहा होगा, ऐसा उनको उनकी बातों से लग रहा था। पारंपरिक घरेलू और खामोश जिंदगी जीने की आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। लेखिका बता रही है कि पारंपरिक घरेलू उपायों और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो और दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान ही बैठने से रोक दिया गया। लेखिका बताती हैं कि जो मेरी नानी थी उन्होंने प्यारेलाल जी से जो कहा था कि मेरी जो बेटी से की शादी किसी आजादी के दीवाने से करवाइए, तो यह उन्होंने उनकी शादी एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से करवा दी, जिससे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जो ICS के जो परीक्षा थी उसमें बैठने से रोक दिया गया और उनकी जेब में पुश्तैनी पैसा घेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। माँ थी, वो कह रही है माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। कि लेखिका कह रही है कि एक तो उनको आजादी में हिस्सा लेने के कारण अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया और उनकी जेब में भी पुश्तैनी जो होता है पैसा वो भी नहीं था। तो माँ थी बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई, क्योंकि वो तो आजादी के चक्कर में उनको ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। उनके पास विरासत से भी कोई धन संपदा प्राप्त नहीं थी और गांधी जी के विचारों से बेचारी जो माँ थी वो एक साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। लेखिका बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई तो जो खादी की जो वो साड़ी पहनती थी तो वो उन्हें इतनी भारी लगती थी कि जो उनकी कमर है वो चनका खा जाती थी। रात रात घर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिसे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। लेखिका बता रही है कि वो खादी की साड़ी पहनती थी और खादी की जो साड़ी थी वो इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर थी वो चंगा खा जाती थी। तो इसके लिए कि उनकी कमर में भी कोई तकलीफ न हो, इसके लिए वो उन्हें टाइम भी न लगे, इसके लिए वो क्या करती थी, रात भर जाग जाकर उस साड़ी को पहनने का अभ्यास करती थी, जिससे कि उन्हें दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। लेकिन उनकी जो लेखिका की माँ थी वो कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर जो उनकी सास थी यानी उनकी जो दादी थी वो ऐसे कहती थी कि
हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पहुंची और छीके पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीकर पर से उतारने की पेशकश नहीं की। तो स्टूडेंट, आज हम इतना पढ़ते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।